कर लें आप। क्या पढ़ के आए हैं? उसमें कुछ सवाल? IAS 1 उसमें कुछ सवाल? IAS 1 में जो गुफ्तगू हमने कल की उसमें कोई चीज़ आप पूछना चाहते हो तो? नहीं, इसके पॉइंटर्स बना लें बस, अपने एक पॉइंट्स लिख लें, बुलेट पॉइंट्स बस। याद कुछ नहीं करना, समझना है और जहन नशीन करना है। जहन नशीन करने से मेरी मुराद ये है कि आपको मालूम हो कि ये चीज़ ऐसे होती है। यानी इसको यूँ समझें कि मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने एक 50 मिलियन की चीज़ें खरीदी हैं जिसमें आपको 1 मिलियन का ट्रेड डिस्काउंट मिला है, जर्नल एंट्री बताइए। और 1 मिलियन का ट्रेड डिस्काउंट हुआ है। परचेजेस, परचेज को क्या करेंगे? ओके, और डेबिट किसे करेंगे? नहीं, उधार पे खरीदी। अच्छा चले, कैश पे खरीदी हैं। कैश हमें मिला तो नहीं है, कैश तो हमने पे किया। तो जो कैश पे करेंगे तो कैश डिक्रीज़ होगा, कैश एसेट है, डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट होगा। और परचेजेस गुड्स मैंने ख़रीदी हैं, वो मैंने वसूल की हैं तो वो डेबिट होंगी। तो एंट्री क्या हो जाएगी? परचेजेस डेबिट। और कितने से? 50 मिलियन की चीज़ें हैं, 1 मिलियन का ट्रेड डिस्काउंट है, 49 मिलियन से। क्यों? ये होता है जहन नशीन होना कि ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, नेट करके रिकॉर्ड किया जाता है। यानी ये अकाउंटिंग की ट्रीटमेंट का जहन नशीन होना है कि यार इस किस्म की सिचुएशन में इस तरह से अकाउंटिंग होती है, ये याद रहना ज़रूरी है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि ये पैरा रटा मार लें, ये पता होना ज़रूरी है कि यार ऐसी सिचुएशन हो तो ये करना होता है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो इसको मैं कह रहा हूँ जहन नशीन, ठीक है। याद करने से तो मुराद ये ना कि आप अंग्रेज़ी रटा मार लें कि ये है, ठीक है। वैसे आपने 2-4 दफ़ा पढ़ी हो तो याद हो ही जाती है, लेकिन उस तरह से रिक्वायरमेंट नहीं है याद करने की, ऐसे समझने की और जहन नशीन करने की रिक्वायरमेंट है। ओके, इसके बाद और किसी का जहन में कोई सवाल? इसके बाद पैरा है जी 25, जिसमें जिक्र हो रहा है गोइंग कंसर्न का। गोइंग कंसर्न का मतलब ये होता है कि जो कंसर्न है, यानी जो इदारा है, कंसर्न मतलब इदारा, जो इदारा है ये चलता रहेगा, गोइंग चलता रहेगा। गोइंग कंसर्न तब कहलाता है, कोई भी इदारा गोइंग कंसर्न तब कहलाता है जब अगले कम अज़ कम 1 साल तक उसने ऑपरेट करने का इंतज़ाम रखा हुआ है, बंद नहीं हो रहा। सो आपकी कंपनी है, आपका इरादा है कि 6 महीने आपने बंद कर देनी है, तो अब ये गोइंग कंसर्न नहीं रहा। क्यों? क्योंकि अगले 12 महीने तक ये चलता नहीं रहेगा, बंद हो जाएगा। आप एक इदारे को गोइंग कंसर्न तब कहेंगे जब आप ये एस्टिमेट करेंगे, ये एंटीसिपेट करेंगे कि ये मेरी कंपनी साल चलती रहेगी। अच्छा, और साल चलती रहेगी और सिग्निफिकेंटली सेम चलती रहेगी। यानी ऐसा भी नहीं है कि आपने 90% कारोबार बंद कर देना है और बस 10% कारोबार चलता रहेगा। ये भी तकरीबन बंद जैसी बात ही होगी ना, कि आपकी कंपनी है, उसमें मिसाल के तौर पे आप 100 मिलियन की सेल करते हैं, 100 मुख्तलिफ प्रोडक्ट बेचते हैं। आप कह रहे हैं यार इसमें से 95 मैंने बंद कर देनी है और बस 2-4 मिलियन की सेल होगी अगले साल। इसका मतलब है कि कारोबार तो सारे बंद हो गए ऑलमोस्ट। तो गोइंग कंसर्न मीन्स दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ पीरियड ऑफ फोरसीएबल फ्यूचर। अब ये टर्म है जो स्टैंडर्ड इस्तेमाल करता है, फोरसीएबल फ्यूचर, वो फ्यूचर जो आप फोरसी कर सकते हैं। अब इसके लिए फिर उसने खुद से एक्सप्लेन कर दिया
कि फोर्सिएबल फ्यूचर इज अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 12 मंथ्स, कि कम से कम 12 महीने। तो तुम देखो ना, 13 भी हो सकते हैं, 14 भी हो सकते हैं, बट तो फोर्सिएबल फ्यूचर से एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ये बनती है कि ये कोई 12-13 महीनों की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर आपका कारोबार अगले 1 साल यानी 12 महीने कम से कम चलते रहने का मुतवक्के है, तो ये गोइंग कंसर्न है। ये जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, ये गोइंग कंसर्न की अजम्पशन के मुताबिक ही बनाते हैं। हम ये समझते हैं कि ये जो मैं कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूँ, ये कंपनी चलती रहेगी अगला 1 साल, बंद नहीं हो जाएगी। ये सोच के बनाता हूँ मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे फ़र्क ये पड़ता है कि मैंने अपने बहुत सारे एसेट्स उस वैल्यू पे दिखाए होते हैं जितने पे मैंने एसेट खरीदे थे, या उनको डेप्रिशिएट करके डेप्रिशिएटेड वैल्यू पे दिखाया होता है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि यार ये एसेट मैंने ख़रीदा था 25 करोड़ का, 2 करोड़ की डेप्रिसिएशन हो गई है या 5 करोड़ की डेप्रिसिएशन हो गई है, अब ये पीछे रह गया है 20 करोड़ का, और 20 करोड़ के बेनिफिट मैंने तो कारोबार करना है, मैं तो अगले 20-25 साल कारोबार करना है, तो मैं इस मशीन से ये जो 20-25 करोड़ मैंने लगा रखा है ये मैं कमा लूँगा, इससे ज़्यादा कमा लूँगा। जैसे आप एक चीज़ खरीदते हैं तो उससे ज़्यादा ही पैसे कमाने की तवक्का से खरीदते हैं ना। तो आपने कहा यार ये मशीन मैंने 25 करोड़ की खरीदी है, इसकी लाइफ है 25 साल, 25 सालों में मैं इस 25 करोड़ की मशीन से 40 करोड़ कमा लूँगा, 50 कमा लूँगा। ठीक है, लिहाजा आज आप कहते हैं कि अच्छा मैं अपने एसेट को 25 करोड़ पे ही या 20 करोड़ पे आफ्टर डिडक्शन दिखा रहा हूँ, गोइंग कंसर्न है। अगर आज ये आपको पता चल जाए कि हुकूमत ने इस बिज़नेस पे बैन लगा दिया है और अब अगले 6 महीने में 10 महीने में ये कारोबार आपने बंद करना है, तो बताएं इस मशीन की वैल्यू क्या रह जाएगी? 25-30 करोड़ तो नहीं रह गई, अब इसकी वैल्यू शायद डिक्लाइन हो जाएगी और आपको नुकसान हो जाएगा। तो फिर अब आप अगर आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस अजम्पशन पे बनाएंगे कि मेरा बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं है, फिर एसेट को किस वैल्यू पे दिखाएंगे? उस वैल्यू पे नहीं जिस पे ख़रीदा था, उस वैल्यू पे अब ये जितने का बिक सकता है, क्योंकि 6 महीने में कारोबार ख़त्म हो जाना है, इन्हें बेचना पैना है, बेच के जो पैसे मिलेंगे वह वही मिलेंगे। इसका मतलब है अगर फ़र्ज़ करें कि अब अगर इसको बेचूंगा तो इस एसेट से 12 करोड़ से ज़्यादा रिसीव नहीं होना, तो मैं इसको तो 20 करोड़ पे दिखा रहा था, 20 पे नहीं दिखा सकता, अब मैं 12 पे दिखाऊंगा, यानी NRV पे दिखाऊंगा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे दिखाऊंगा। जब मेरा कारोबार गोइंग कंसर्न था, मैंने उसको पूरी वैल्यू पे दिखाया जितना पे मैंने ख़रीदा था। क्यों? क्योंकि मैंने कहा यार 20 का लिया है, अब 40 कमाएंगे इससे, दिखाओ इसको 20 का, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड है ना, 40 कमा लेंगे, लेकिन मैंने तो 20 का लिया, तो लोअर 20 पे दिखा दो। लेकिन जैसे ही मैंने कहा गोइंग कंसर्न कोई नहीं रहा, इसका मतलब है अब कितने का बिकेगा? पता लगा जी अब तो ये 12 का बिकेगा, चला के तो 40 करोड़ में कमा ही नहीं सकता, ये तो बेचना ही पड़ना है, और बेच के तो 12 मिल रहा है। इसका मतलब है अब अगर मैं इस एसेट को अपनी बैलेंस शीट में 20 करोड़ का दिखाऊंगा, तो मैं अपनी बैलेंस शीट को ओवरस्टेट कर दूंगा, लोगों को मैं बताऊंगा कि एसेट 20 करोड़ का है, ये 20 का कोई नहीं है, ये 12 का है। तो फिर सही अल्फाज में जब कोई कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं रहती, तो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हुलिया ही बदल जाता है। तो इसीलिए हम आम रूटीन में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वो गोइंग कंसर्न के मुताबिक बनाते हैं कि कारोबार चल रहा है, ये बंद नहीं होने लगा। लेकिन जैसे ही गोइंग कंसर्न की अजम्पशन हिट होगी, फ़ौरन हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को NRV पे शिफ्ट कर देंगे, रियलाइजेबल वैल्यूज़ पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट है। और गोइंग कंसर्न एक फंडामेंटल अजम्पशन है, यानी जब मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता हूँ तो इट इज़ प्रिज्यूम्ड कि ये गोइंग कंसर्न पे ही बन रही हैं, यानी ये उसकी फाउंडेशन में खड़ी है, गोइंग कंसर्न पे ही बन रही है। इसके लिए मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है दैट दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन गोइंग कंसर्न, लेकिन अंडरस्टूड है गोइंग कंसर्न पे ही है। अगर गोइंग कंसर्न ना हुई तो लिखना पड़ेगा कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन नॉट गोइंग कंसर्न बेसिस, the company is no more a going concern and the financial statement have been prepared on realizable values। हमने देखा अब ये बिकेगा कितने का सौदा, जितने का बिकेगा उस वैल्यू पे लिख लिया। ठीक है, तो ये फ़र्क भी मलहूज़े खातर रखना होता है। IAS 1 ये कहता है कि गोइंग कंसर्न को टेस्ट करें, अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड है तो उस तरह से बना दें, नहीं वैलिड है तो फिर किसी और तरह से बनाना पड़ेगा।
फिर बात आती है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की। ये भी आप जानते हैं क्या होती है, ये तो बहुत बचपन में पढ़ लिया। एक्रूअल बेसिस क्या होती है? तो एक्सपेंसेस के लिए होती है एक्रूअल बेसिस, इनकम्स के लिए नहीं होती। इनकम्स के लिए होती है और एक्सपेंसेस के लिए होती है, एसेट लायबिलिटी के लिए नहीं होती। उसके लिए सही लफ्ज़ है ट्रांजैक्शंस, नॉट एक्सपेंसेस और इनकम्स, नॉट एसेट लायबिलिटी, ट्रांजैक्शंस। हम बोलते हैं कि ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड व्हेन दे अकर irrespective of their timing of payment or receipt। इस बात से कता नज़र कि पैसे दिए कब हैं या वसूले कब हैं, जब ट्रांजैक्शन अकर हो जाएगी उसको रिकॉर्ड करेंगे। सो आपने, इसीलिए आपने एक चीज़ खरीदी है उधार पे, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। आपने खरीदी है कैश पे, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। हम इंतज़ार नहीं करते कि कैश देंगे तो लिखेंगे, हम कहते हैं भाई उधार पे लिए, लिखो इसे, ट्रांजैक्शन अकर हो गई है। कैश पे लिया है तो भी ट्रांजैक्शन अकर हो गई है, उधार पे लिया है तो भी ट्रांजैक्शन अकर हो गई। ट्रांजैक्शन जब अकर होगी तो रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। इसीलिए उधार को रिकॉर्ड किया जाता है, वगरना अगर एक्रूअल बेसिस ना होती तो नतीजा क्या निकलता? फिर एक्रूअल बेसिस के उलट क्या है? कैश बेसिस। तो कैश बेसिस में तो ट्रांजैक्शन तब रिकॉर्ड होगी जब कैश दिया जाएगा या लिया जाएगा। पैसे दूंगा तो रिकॉर्ड करूंगा, नहीं दूंगा तो नहीं रिकॉर्ड करूंगा। पैसे लूंगा तो रिकॉर्ड करूंगा, नहीं लूंगा तो नहीं। तो उसमें तो उधार की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं होगी, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बताती है कि ट्रांजैक्शंस जो हैं वो ऑन अकरेंस रिकॉर्ड की जाती हैं, नॉट ऑन रिसीट पेमेंट। यानी इररिस्पेक्टिव कि पेमेंट रिसीट कब हो रही है, जब वो ट्रांजैक्शन अकर हो जाएगी तो रिकॉर्ड कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। फिर एक और कॉन्सेप्ट है IAS 1 में, मटीरियलिटी एंड एग्रीगेशन। मटीरियल का लफ्ज़ हम पढ़ चुके हैं पहले, रिमेंबर? मटीरियल की डेफिनेशन क्या आई थी? खास बात, इंपॉर्टेंट बात। और उसको अकाउंटिंग कैसे डिफाइन करती है? एन इंफॉर्मेशन इज मटीरियल इफ इट्स ओमिशन और मिसस्टेटमेंट can affect the economic decision of the user of the financial statement। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज़र है, देखा ना, मिसाल के तौर पे आप एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप कहते हैं जी मैं सर्विस लॉन्ग मार्च में इन्वेस्टमेंट करूंगा। सर्विस लॉन्ग मार्च सर्विस ग्रुप की कंपनी है, जो कि मेरा ख्याल है ट्रैक्टर के टायर जो है, ये शायद बस के टायर नहीं, ट्रैक्टर के टायर बनाने के लिए उन्होंने एक नई कंपनी बनाई है और कराची में इसका यूनिट लगाया है और अच्छी बड़ी कंपनी बनाई है, स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। आपने तय किया कि जी मैं सर्विस लॉन्ग मार्च के शेयर्स खरीदना चाहता हूँ, तो आप क्या करेंगे? आप उसके मुतालिक मालूमात इकट्ठी करेंगे। उस मालूमात में एक मालूमात का जरिया उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी होंगी। आप कहेंगे इसकी फाइनेंशियल दिखाओ, आप उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे और उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ के उसकी मालूमात की बुनियाद पे अपना कोई माइंड मेकअप करेंगे। अगर उसमें कोई ऐसी बात जो अहम थी, जिसके ना बताने से या गलत होने से आपका डिसीजन अफेक्ट हो सकता था, वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो मटेरियल इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि हर इन्फॉर्मेशन हर एक के लिए मटेरियल हो सकता है एक इन्फॉर्मेशन है वो इनके लिए तो मटेरियल नहीं है लेकिन इनके लिए मटेरियल है, तो कंपनी को उसको मटेरियल ही समझना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी के लिए तो इन्फॉर्मेशन किसी भी यूज़र के लिए मटेरियल है तो मटेरियल है। अब यूज़र्स कौन है? मसलन इन्वेस्टर एक यूज़र है। इन्वेस्टर वो देखता है कंपनी के फाइनेंशियल्स, अगर वो चीज़ इन्वेस्टर के लिए अहम है तो वो मटीरियल है। हो सकता है वो इन्वेस्टर के लिए अहम नहीं है लेकिन गवर्नमेंट के लिए अहम है तो वो मटीरियल है। हो सकता है वो गवर्नमेंट के लिए भी मटीरियल नहीं है लेकिन कस्टमर्स के लिए अहम है, वो मटीरियल है। हो सकता है वो कस्टमर्स के लिए भी अहम नहीं है लेकिन सप्लायर के लिए अहम है, वो मटीरियल है। सो किसी भी यूज़र के इकोनॉमिक डिसीजन को अगर किसी इंफॉर्मेशन के गलत होने से, मिस स्टेटमेंट होने से या ओमिशन होने से फ़र्क पड़ता है तो ये इंफॉर्मेशन मटीरियल है। मटीरियलिटी यही कहती है
कि भाई वो मटेरियल बातें पहचाने कौन सी हैं और उनको डिस्क्लोज़ करें, सेपरेटली डिस्क्लोज़ करें, उनको घुमाएं मत, गोलमोल मत करें, मर्ज मत करें, दो चीज़ों को आपस में मर्ज करके गायब मत करें, अलग अलग बयान करें। ठीक है, मिसाल के तौर पे ड्यूरिंग द ईयर आपको किसी लीगल वायलेशन पे 2 करोड़ का जुर्माना हो गया। ठीक है, आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस के अंदर लीगल एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस के नाम से एक हेड बनाया, उसके अंदर और भी बहुत सारे खर्चे आ रहे थे 5-6 करोड़ के, ये 2 करोड़ भी आपने उसमें डाल दिया, 8 करोड़ का खर्चा दिखा दिया कि लीगल एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस 8 करोड़। आपने क्या किया, आपने एक मटेरियल दैट यू आर ब्रीचिंग द लॉ, एक मटेरियल इंफॉर्मेशन को छुपा लिया, तो ये नहीं इजाजत, इसकी इजाजत नहीं है, उसको सेपरेट दिखाएं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, लीगल 6 करोड़ अलग दिखाएंगे और पेनल्टी ओइंग टू XYZ रीजन वो 2 करोड़ अलग से शो कराएंगे। ठीक है, क्योंकि मटेरियल इंफॉर्मेशन को अलहदा से डिस्क्लोज करना लाजमी होता है। अगर आप उसको नहीं अलहदा से दिखाएंगे तो वो वायलेशन ऑफ द स्टैंडर्ड हो जाएगी। जैसे पाकिस्तानी कानून भी ये कहता है, कंपनीज एक्ट भी ये कहता है कि अगर कंपनी को ड्यूरिंग द ईयर कोई जुर्माना लगा था तो जुर्माने को अलहदा से डिस्क्लोज करें। हाँ, इसमें बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि कुछ जुर्माने बहुत ही मटीरियल नौइयत के होते हैं। मिसाल के तौर पे कंपनी की गाड़ी जा रही थी, ड्राइवर ने ट्रैफिक वायलेशन कर दी, रेड लाइट हो गई, 500 का चालान हो गया। अब बिलियंस की कंपनी में 500 रुपये के चालान को अलहदा से डिस्क्लोज करने की कोई ऐसी ख़ास रीज़न समझ में नहीं आती, वो चल जाता है इतना। लेकिन हम जिन जुर्मानों की बात कर रहे हैं वो बेसिकली ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ लिटिगेशन हो जाती है, जहाँ मामले कोर्टों में चले जाते हैं, फिर वहाँ से कुछ सज़ाएँ हो जाती हैं या जुर्माने हो जाते हैं, इस तरह की कोई पेनल्टियाँ हैं वो डिस्क्लोज करें। ये माइनर पेनल्टियाँ तो जाहिर है कहीं 100-200 रुपये का जुर्माना हो गया, कहीं कुछ इस तरह की चीज़ हो गई, तो ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं। तो मटीरियल इन्फॉर्मेशन, पहले मटीरियलिटी क्या है, मटीरियलिटी वो थ्रेशोल्ड है जिसको अगर आप पार कर गए तो चीज़ मटीरियल है, यानी वो बॉर्डर लाइन है कि भाई जो चीज़ इस बॉर्डर लाइन पे आएगी ना वो मटीरियल समझ जाएगी। मसलन आप कहते हैं कि यार हर वो खर्चा जो 5 करोड़ से बड़ा होगा ना वो मटीरियल है। फॉर एग्जांपल, अब आपके बहुत सारे खर्चे हैं, कोई 2 लाख का, कोई 10 लाख का, कोई 5 लाख का, कोई 6 लाख का, आपने कहा यार इनको दफा मारो, छोटे छोटे खर्चे हैं। ये खर्चा आ गया 2.5 करोड़ का या 5 करोड़ का, यार आपने कहा ये मटीरियल, क्यों, आपने एक थ्रेशोल्ड सेट कर, आपने एक बॉर्डर लगा दिया, आपने कहा यार करोड़ रुपए से जो खर्चा ऊपर निकल जाएगा वो मटीरियल है। इसका मतलब है अब हर वो खर्चा जो करोड़ रुपए से ऊपर है वो सेपरेट दिखाएंगे, और जो करोड़ से नीचे है उसको सेपरेट दिखा दें तो आपकी मर्जी, ना दिखाएं तो आपकी मर्जी। ठीक है, ये करोड़ मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए कहा है, हो सकता है कोई कंपनी 2 करोड़ रखे और हो सकता है कंपनी 10 लाख रखे, तो डिपेंडिंग ऑन के कंपनी क्या मटीरियलिटी सेट कर रही है, यानी क्या लिमिट, क्या लाइन ड्रॉ कर रही है, वो लाइन बताएगी कि ये चीज़ मटीरियल है या नहीं है। ये लाइन मुख्तलिफ तरह से ड्रॉ होती है। एक तरीका है पैसों में ड्रॉ कर लें कि करोड़ से ऊपर, है ना, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका, और भी तरीके लगाए जाएंगे, कुछ चीज़ों को बाय नेचर डिसाइड कर लिया जाएगा कि ये मटीरियल होती हैं। मसलन पेनल्टीज, इससे कता नज़र कि वो 20 लाख की है कि 20 करोड़ की है, वो मटीरियल है। अब यहाँ आपने बाय कैटेगरी डिसाइड कर लिया कि यार पेनल्टीज मटीरियल हैं। अब पेनल्टी भले 20 लाख की है या 20 करोड़ की है, ये मटीरियल ही है, इसको सेपरेट डिस्क्लोज करेंगे। बाकी चीज़ों में आपने कह दिया, पैसों की लिमिट लगा दी कि यार करोड़ से ऊपर मटीरियल है। तो मटीरियलिटी असल में वो लाइन है, वो बॉर्डर है, जिस बॉर्डर से अगर आप क्रॉस कर गए तो मटीरियल हो जाएंगे। कहीं पे वो कैटेगरी की शक्ल में होगा, कहीं पे वो अमाउंट की शक्ल में होगा। जिस तरह अगर आप याद करें तो डाटा जो होता है वो क्वालिटेटिव भी होता है, वो क्वांटिटेटिव भी होता है। ऐसे ही ये मटीरियलिटी के जो थ्रेशोल्ड हैं ये क्वांटिटेटिव भी सेट किए जा सकते हैं, ये क्वालिटेटिव भी सेट किए जा सकते हैं। क्वालिटेटिव लाइक कि भाई पेनल्टीज जो भी होंगी वो मटीरियल होंगे, क्वांटिटेटिव लाइक यार जो करोड़ से ऊपर निकल जाएगा वो मटीरियल। इस तरह से ये चीज़ें सेट कर ली जाती हैं। तो यहाँ स्टैंडर्ड क्या कह रहा है कि जो भी आपकी मटीरियलिटी हैं उसके तहत जो भी चीज़ें मटीरियल हो जाएंगी उनको सेपरेट डिस्क्लोज करेंगे, और जो चीज़ें मटीरियल नहीं हैं उनको अगर आप एग्रीगेट भी कर दें तो सानू कोई तकलीफ नहीं है।
उनको इकट्ठा भी किया जा सकता है। इसीलिए आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक खर्चे या आमदनी की कैटेगरी देखते हैं मिसलेनियस, अदर्स, यानी आप कहते हैं फलाना खर्चा, फलाना खर्चा, फलाना खर्चा, फलाना खर्चा, फलाना खर्चा, अदर्स। अब ये अदर्स क्या हैं? इसके अंदर बहुत सारे खर्चे आपने एग्रीगेट कर दिए। क्यों? वो छोटे छोटे कई खर्चे थे जिसको आपने लहदा लिखना मुनासिब नहीं समझा। भाई आपकी कॉस्ट ऑफ सेल है, फ़र्ज़ करें 60 अरब रुपए की, 60 अरब में 45 अरब रुपए का आपने रॉ मटेरियल खरीदा है, 12 अरब रुपए के आपने फैक्ट्री ओवरहेड इनकर किए हैं, उसकी कोई तफसील होगी, वो लिखेंगे आप। उसके अलावा कई खर्चे ऐसे हैं जो 5,000, 2,000, 1,000, 25,000, 50,000, 40,000, 10,000, 15,000, 18,000, 20,000, ऐसे कर करके वो 50 लाख रुपए बन जाएगा। अब आप उस सारी की लिस्ट नहीं बनाएंगे, आप उसको लिखेंगे मिसलेनियस 50 लाख। ठीक है, तो ये मिसलेनियस क्या हुआ? ये एग्रीगेशन हुई, हमने इकट्ठा कर दिया। ठीक है, बाज़ औक़ात कुछ खर्चे मिलती जुलती नौयत के होते हैं, उनको भी इकट्ठा कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे चाय और पानी, तो पानी पहले इकट्ठा होता है तो चाय बनती है। मिसाल के तौर पे टेलीफोन का बिल, अब लैंडलाइन PTCL वगैरह उसका बिल, मोबाइल फ़ोन्स उसका बिल, इंटरनेट उसका बिल, इन तीनों के अंदर एक चीज़ कॉमन है, इन तीनों में एक चीज़ कॉमन है, ऑल दीज 3 आर मोस्टली यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। इंटरनेट इज़ टू कम्युनिकेट, ईमेल्स जाती हैं, डाटा ट्रांसमिशन होती है, डाटा सर्विसेज इसलिए बोलते हैं ना इसे, दैट यू ट्रांसमिट द डाटा, राइट। तो कम्युनिकेशन इंटरनेट के थ्रू, कम्युनिकेशन मोबाइल के थ्रू, कम्युनिकेशन लैंडलाइन के थ्रू, कैटेगरी सिमिलर है ना। और इनको अलग अलग बताना कोई ख़ास मटेरियल नहीं है, मैंने एक ही कैटेगरी बनाई, कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस। उसी के अंदर टेलीफोन है, उसी के अंदर मोबाइल है, उसी के अंदर इंटरनेट है। मैंने उसकी अलग अलग हेडिंग नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? क्योंकि मटेरियल नहीं थे। मुझे किसी को अलहदा बता के, मेरी नज़र से, अगर मेरी नज़र से देखें, मैं सोचूं यार कौन सा यूज़र होगा जो ये देखना चाहेगा कि यार इन्हें 10 ऐसा मोबाइल का बिल लहदा 10 PTCL का लहदा 10। नोबडी वुड बी इंटरेस्टेड इन दैट। ठीक है, तो बस ठीक है। अच्छा, अब ये जो यूज़र है, ये यूज़र कौन यूज़र है ये ध्यान रखिएगा, सप्लायर, कस्टमर, इन्वेस्टर, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर नहीं एम्प्लॉइज़, गवर्नमेंट, है ना, और जनरल पब्लिक भी बात, शेयर होल्डर, इन्वेस्टर, ठीक है, ओनर्स, ये यूज़र्स हैं। हर बंदे की नीड्स पूरी करने के लिए नहीं मैं बैठा हुआ यार किसी के दिल में कोई ख्याल आ रहा है कि यार ए भी गल होती थी, क्या ही पता नहीं वो मेरा यूज़र है कि नहीं है, उसकी ज़रूरत है जेन्युइनली मेरे साथ है कि नहीं है, उसके दिल में ख्याल आ गया तो ख्यालात तो मैं नहीं सारे पूरे कर सकता। तो ब्रॉडली चीज़ें देखी जाती हैं, ये नहीं है कि हर बंदे की एक एक निटी ग्रिटी ख्वाहिश पूरी की जाएगी, ऐसे नहीं होता। तो मटीरियलिटी एंड एग्रीगेशन, तो ये जो मैंने कम्युनिकेशन एक्सपेंस के अंदर लैंडलाइन, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट तीनों को एग्रीगेट कर दिया, क्यों? क्योंकि वो अलग अलग मटेरियल नहीं थे। इसी तरह मिसलेनियस में बहुत सारे खर्चों को एग्रीगेट कर दिया क्योंकि वो अलग अलग मटेरियल नहीं थे, अगर वो मटेरियल होते तो अलग अलग दिखाता। इसी तरह और हेडिंग मिल जाती हैं, मिसाल के तौर पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, है ना, आप कुछ प्रिंटिंग करवा रहे हैं, अपने लेटर हेड छपवा रहे हैं, एनवेलप्स अपने छपवा रहे हैं, स्टेशनरी वैसे कागज़ भी ले रहे हैं, तो मिलती जुलती बातें हैं, कागज़ से मुतल्लिक़ कुछ काम आप कर रहे हैं ना, तो आप इकट्ठा कर देते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ठीक है, इसी तरह फ़ी एंड सब्सक्रिप्शन, आप बहुत सारी जगहों पे फ़ीसें देते हैं, कहीं पे फ़ीस के नाम से देते हैं, कहीं सब्सक्रिप्शन के नाम से देते हैं। फ़ीसों की एक शक्ल है, कभी इस शक्ल में कभी उस शक्ल में, आपको इकट्ठा कर देते हैं, फ़ी एंड सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो इस तरह से आप मिलती जुलती चीज़ें जो अलग अलग मटीरियल नहीं होती उनको एग्रीगेट कर देते हैं। मटीरियलिटी एंड एग्रीगेशन, तो ये भी बात इसके अंदर से वाज़ेह हो जाती है। फिर अगला कॉन्सेप्ट है इसमें ऑफसेटिंग। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ऑफसेट करने का मतलब होता है दो चीज़ों को आपस में कैंसिल आउट कर देना, नेट कर देना। IAS 1 कहता है ऑफसेटिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इज नॉट अलाउड। ऑफसेटिंग ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंसेस
is not allowed unless and other standard permits. अनलेस के कोई स्टैंडर्ड किसी खास हालात में इजाज़त दे दे तो ठीक है, या दो शराइत पूरी हो जाए, या दो शराइत पूरी हो जाए। दो शराइत क्या है? दैट यू हैव लीगल राइट टू ऑफसेट इट एंड यू हैव इंटेंशन टू ऑफसेट इट। यानी ऑफसेटिंग इन जनरल नॉट अलाउड। स्पेशल केसेस क्या हैं? वेयर एन अदर स्टैंडर्ड परमिट्स, या तो कोई स्टैंडर्ड परमिट कर दे, और these two conditions are met. एक, legal right to offset is there, intention to offset is there. लीगल राइट इज देयर, ऑफसेट क्या था? दो चीजों को आपस में कैंसिल करने का। बहुत कॉमन एग्जांपल है डेटर क्रेडिटर की काउंटर सेटलमेंट। डेटर को क्रेडिटर से हम नॉक ऑफ कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं ना, ऑफसेटिंग। क्या ये कर सकते हैं? इन जनरल स्टैंडर्ड कहता है ये अलाउड नहीं है। अलबत्ता अगर कोई स्टैंडर्ड किसी खास हालात में इजाजत दे दे तब अलाउड है, या अगर ये दो शराइत पूरी हो जाए तब अलाउड है, वगरना ये अलाउड नहीं है। ये दो शराइत क्या हैं? नंबर एक, मेरे पास आपके साथ रिसीवेबल पेएबल ऑफसेट करने का राइट है और मेरा इरादा भी है। राइट भी है और इरादा भी है। अगर इरादा है, राइट नहीं है तो हो ही नहीं सकता। अगर राइट है बट मैं करना ही नहीं चाहता तो फिर मैं कर ही नहीं रहा। तो ऑफसेट तब होगा जब दोनों बातें होंगी, या स्टैंडर्ड इजाजत दे दे या इन दो में ये दोनों कंडीशंस पूरी हो जाएं। अगर ये हो जाएं तो फिर ऑफसेट की इजाज़त है, वगरना ऑफसेट की इजाज़त नहीं है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आप लिखते हैं सेल्स, फिर कहते हैं लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। ऑफसेटिंग नहीं है, इसको ऑफसेटिंग नहीं बोलते। ये तो एक नंबर दूसरे नंबर से डिडक्ट किया गया है। ये ऑफसेटिंग है, नंबर ही गायब कर दिए। यहाँ नंबर दोनों डिस्क्लोज हो रहे हैं, नजर आ रहा है कि भाई एक ये नंबर था, एक ये नंबर था, माइनस किया तो ये आया। यहाँ क्या किया? वो माइनस करके नेट करके गायब कर दिया। ये है ऑफसेटिंग। इसकी इजाज़त नहीं है, गायब नहीं कर सकते नंबर। मालूमात गायब नहीं होनी चाहिए, प्रेजेंट करो। गायब सिर्फ एक ही सूरत में हो सकती है, अगर स्टैंडर्ड इजाज़त दे दे या ये दो बातें पूरी हो जाए। बात समझ रहे? अब मिसाल के तौर पे आपके पास है, एक और एग्जांपल देता हूँ। आपके पास है कैश एट बैंक 100 मिलियन का, और आपके पास है बैंक लोन 40 मिलियन का। अब आप ये कह सकते हैं कि एक बैंक का पॉजिटिव बैलेंस है और एक बैंक का नेगेटिव बैलेंस है। ऑफसेट नहीं कर सकता। बैंक बैलेंस को एसेट्स में दिखाऊंगा, लोन को। अगर मैं इसकी जगह यूं दिखा देता नेट बैंक बैलेंस 60 मिलियन, ये ऑफसेटिंग है, ये ऑफसेटिंग है। इसकी इजाजत नहीं है, ये ऑफसेटिंग नहीं है। इसमें आप भले डिडक्ट भी करके दिखा दें, यही इजाजत खुली है। कैसे? नहीं, वो ऑफसेटिंग तो नहीं है, वो तो इन्वेंट्री का इन है और आउट है। वो तो एक उस डेबिट हुई क्रेडिट हो गई। ऑफसेट क्या है कि इन्वेंट्री भी पड़ी हुई है और इन्वेंट्री का पेएबल भी पड़ा हुआ है। आपने कहा आओ इन दोनों को नेट कर देते हैं। भाई इससे खरीदा है, चीज़ पड़ी है और उसके पैसे देने हैं,
तो फिर इसको नेट कर देते हैं यार, उसी की पैसे ही है ना, इसी की चीज़ ही है ना, चलो नेट कर देते हैं। 100 मिलियन की इन्वेंट्री है, 40 उसका देना है, चलो नेट 60 का ही एसेट है ना, बाकी तो पैसे देने हैं। नहीं, ऐसे नहीं है, 100 का एसेट 100 का एसेट है, 40 का पेएबल 40 का पेएबल है। जब आप ऑफसेट करते हैं तो असल में होता क्या है, चीज़ गायब हो जाती है बीच में से। अब मैं किसी को ये, अच्छा अब ज़रा गौर करें, अगर मैं किसी को ये बताऊं कि मेरे पास बैंक बैलेंस है 60 मिलियन का, तो ये मालूमात कैसी है? अगर मैं किसी को ये बताऊं नहीं बैंक बैलेंस 100 मिलियन का है, 40 का लोन है, तो ये मालूमात कैसी? दोनों में फ़र्क है। फ़र्ज़ करें ये लोन 5 साल में पे करना है, ठीक है, ये 40 मिलियन का लोन है, 5 साल में देना है, मेरी जेब में वही 100 मिलियन है, मैं आज 100 मिलियन खर्च कर सकता हूँ। यहाँ मैं क्या बता रहा हूँ कि मेरी जेब में सिर्फ 60 मिलियन है, मैं 60 खर्च कर सकता हूँ। दो इंटायरली डिफरेंट बातें हैं। जब आप ऑफसेट करते हैं तो मालूमात गायब हो जाती है, मालूमात गायब होती है तो उसके मीनिंग बदल सकते हैं, तो स्टैंडर्ड कहता है इसकी इजाज़त नहीं है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने कहा रेंट इनकम और आपने कहा सैलरीज। अब रेंट इनकम इनकम है, सैलरीज एक्सपेंस है, आप इनको नेट नहीं कर सकते। आप मसलन रेंट इनकम है 100 मिलियन की, और इसी रेंट को इकट्ठा करने के लिए आपने बंदे रखे हुए हैं, उनको तनख्वाहें देते हैं, फ़र्ज़ करें 20 मिलियन की, तो आप कहते हैं कि यार ये 100 मिलियन ही लेने के लिए 20 मिलियन लगाता हूँ ना, तो इसका मतलब है नेट मेरी आमदनी तो 80 हुई, तो आओ मैं दिखाता हूँ रेंट इनकम 80 मिलियन। नहीं, गलत बात है, रेंट 100 मिलियन है, 80 नहीं है। तो ऑफ सेटिंग इज़ नॉट अलाउड अनलेस ये स्पेशलाइज सिचुएशन पेश आ जाए। जैसे मैंने कहा कॉन्ट्रा सेटलमेंट में ये सिचुएशन पेश आती है, मैंने आपसे पैसे लेने हैं, मैंने ही आपके पैसे देने भी हैं, तो लीगली हम उसको अगर कर सकते हैं नेट, लीगल राइट है। और अगर हमारा इरादा भी है तो फिर ऑफसेट होगा। अगर मेरा इरादा ही नहीं है तो मसलन मैंने इनसे पैसे लेने हैं 100 मिलियन जो कि हफ्ते बाद ड्यू हो जाने हैं, और मैंने इनका 150 मिलियन देना है जो कि 4 महीने बाद ड्यू होना है, मैं चाहता ही नहीं ऑफसेट करना मैं कहता तो जो लेने वाले हैं वो हफ्ते में है, देने वाले की बारी तो 4 महीने बाद है, पहले तू दे पैसे भाई, जब मेरी बारी आएगी 4 महीने में मैं तब दूंगा। तो क्या मैं ऑफसेट करना चाहता हूँ? हालांकि लीगल राइट है कि सेम पार्टी है, लेना देना हो सकता है, लीगल राइट है, लेकिन मैं करना ही नहीं चाहता, तो ऑफसेट नहीं करूँगा, अलग अलग रखूँगा। और अगर मैं आपस में हम तय कर लेते हैं कि ठीक है यार 100 लेना था, 150 देना था, और इसको कैंसिल आउट करें, 50 रह गए बस, तो ठीक है ऑफसेट हो गया। अब मैं 50 का पेएबल दिखा दूँगा क्योंकि बाकी मैंने कैंसिल मार दिया है, मेरी लीगल राइट भी है और इंटेंशन भी है, ओके, ठीक है। तो ऑफ सेटिंग इज नॉट परमिटेड, ओके। बाज़ औक़ात आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चीज़ें रीक्लासीफाई कर लेते हैं, उसकी इजाज़त है। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ कीजिए कि पिछले साल आपने लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस भरे थे को 150 मिलियन के। लीगल चार्जेस, प्रोफेशनल चार्जेस। लीगल तो जहाँ लॉ से मुतल्लिक, लॉयर से मुतल्लिक पैसे हैं वो भरे थे। प्रोफेशनल सर्विसेज अदर देन लॉ भी हो सकती हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी हायर करेंगे तो प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, वो लॉयर तो नहीं है। इसी तरह से किसी इंजीनियर को हायर कर लेंगे, किसी इंजीनियरिंग फर्म को हायर कर लेंगे तो प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, वो लॉयर तो नहीं है। आमतौर पर क्या होता है कि चूँकि सारी प्रोफेशनल सर्विसेज होती है ना, वकील भी तो प्रोफेशनल सर्विस ही है भाई, सुप्रीम कोर्ट में केस लेके जाना है तो प्रोफेशनल लॉयर पकड़ेंगे, प्रोफेशनल सर्विस है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट से केस प्रेजेंट कराना है टैक्स में तो ये भी प्रोफेशनल सर्विस है। आमतौर पर लीगल और प्रोफेशनल को इकट्ठा कर दिया जाता है, लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस। इस साल आके आपने ये फैसला किया कि नहीं, मैं लीगल और प्रोफेशनल अलग अलग दिखाऊंगा। अब यह है बात 2019 की। इस साल 2020 आ गया और आपने कहा भाई मैं लीगल चार्जेस अलग दिखाऊंगा और प्रोफेशनल चार्जेस अलग दिखाऊंगा। फ़र्ज़ करें इस दफ़ा आपके लीगल चार्जेस हैं 30 मिलियन के, प्रोफेशनल चार्जेस हैं 140 मिलियन के, टोटल कितने हो गए 100। पिछली दफ़ा क्या थे और वो तो इकट्ठे थे। अब क्या करना पड़ेगा, कंपैरेटिव को भी तोड़ना पड़ेगा, रीकैटेगराइज करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि अच्छा आपने पिछला लेजर देखा, उसमें 150 में से लेट से 25 मिलियन उसका था और 125 इसका था। तो आपने क्या किया,
पहले जो चीज़ ऐसे प्रेजेंट की थी उसको रीग्रुप करके, उसको तोड़ के या रीक्लासीफाई करके अलग अलग कैटेगरीज में दिखा दिया। इसकी इजाज़त है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ये करना पड़ जाता है कि जब हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस तरह की कई हरकतें की होती है ना, कि पिछले नंबर्स को हमने स्प्लिट कर दिया होता है या तोड़ दिया होता है। मिसाल के तौर पे एक और एग्जांपल देता हूँ, आपने लिखा एम्प्लॉई बेनिफिट्स, एम्प्लॉई बेनिफिट्स, उसके अंदर सैलरी भी आ रही है, उसके अंदर वेजेस भी आ रही हैं, उसके अंदर लीव इनकैशमेंट भी आ रही है, उसके अंदर बोनसेस भी आ रहे हैं, उसके अंदर उसकी रिटायरमेंट ग्रेजुटी भी आ रही है, सब कुछ एक लाइन में आ रहा है। अगले साल आपने कहा कि नहीं, मैं अलग अलग ग्रुपिंग करूँगा, एक मैं कहूँगा एम्प्लॉई रेगुलर बेनिफिट्स और एक मैं कहूँगा एम्प्लॉई टर्मिनल बेनिफिट्स, जो उसकी रिटायरमेंट या टर्मिनेशन से मुतल्लिक है। अब मैंने क्या किया, दो अलग अलग ग्रुप्स बना दिए। अब पिछले नंबरों को क्या करूँगा, उन्हीं दो ग्रुप्स में तो रीक्लासीफाई कर दिया। पहले मैंने उसको किसी और तरह से क्लास बनाई थी, अब क्लासेस डिफरेंट बना ली हैं, तो ये रीक्लासिफिकेशन है। रीक्लासिफिकेशन की इजाज़त है। रीक्लासिफिकेशन का डिस्क्लोजर देना पड़ता है। कैसे? हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक नोट बनाते हैं, हम लिखते हैं कि जनाब इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जहाँ जहाँ ज़रूरी था हमने कुछ रीक्लासिफिकेशन मारी है। सिग्निफिकेंट रीक्लासिफिकेशन ये हैं, जो छोटी मोटी है कोई तो इग्नोर कर दी। जो मटीरियल रीक्लासिफिकेशन वो ये हैं। क्या? लीगल प्रोफेशनल था वो तोड़ के यूँ कर दिया है, ये सैलरीज वेजेस वगैरह था ये तोड़ के यूँ, वो जो भी कुछ किया है वो हम बता देंगे, ताकि अगर किसी यूज़र के पास पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पड़ी हुई है और इस साल की भी पड़ी हुई है, वो देख के परेशान ना हो गया, यार पिछली दफ़ा कह रहे थे लीगल प्रोफेशनल है 150 मिलियन के, इस दफ़ा कह रहे हैं लीगल हैं 25 मिलियन के, ये क्या चक्कर है, झूठ बोल रहे हैं। मैं कहूँ नहीं, मैं बता रहा हूँ मैंने उसको तोड़ के दो जगह डाल दिया, 25 यहाँ डाल दिया, 125 फलानी जगह डाल दिया, है 150 ही, ताकि उसको कन्फ्यूजन ना हो। तो वो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए रीक्लासिफिकेशन का फिर नोट बनाया जाता है, ठीक है। और रीक्लासिफिकेशन की इजाज़त मौजूद है। रीक्लासिफिकेशन में नंबर नहीं बदलते हैं, सिर्फ उसकी ग्रुपिंग बदलती है। 150 को 140 नहीं किया मैंने, 150 ही रहा, बस पहले वो इन दो ग्रुप्स में था, वो किसी और दो ग्रुप्स में रीक्लासिफाई कर दिया। फिर एक कॉन्सेप्ट है, ये आपने पढ़ रखा है, कंसिस्टेंसी। जानते हैं ना ये क्या होता है? ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को एक ख़ास अंदाज से करते चले जाना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कंसिस्टेंसी मांगती है। अगर आप एक ख़ास अंदाज से प्रेजेंट कर रहे हैं तो इसी तरह से प्रेजेंट करते जाएं। अगर आप एक ख़ास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को अडॉप्ट किए हुए हैं तो उस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को अडॉप्ट किए रखें। मसलन आपने फ़र्ज़ करें आपका पंखों का कारोबार है और पंखों के ऊपर आपने IS2 इन्वेंट्री के तहत FIFO मेथड लगाया हुआ कॉस्ट निकालने के लिए, तो अब पंखों पे FIFO मेथड ही जारी रखें। 2018 में FIFO था, 19 में भी FIFO होगा, 20 में भी FIFO होगा, 21 में भी FIFO होगा, 22 में भी FIFO होगा। कंसिस्टेंसी रखें। ये नहीं है कि कभी FIFO लगा दिया कभी वेटेड एवरेज लगा दिया। जो भी करना है कंसिस्टेंटली जारी रखें। सो आपके फाइनेंशियल्स की प्रेजेंटेशन भी कंसिस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। प्रेजेंटेशन कंसिस्टेंट से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पे पिछली मरतबा आपने पहला सफ़ा छापा था स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का, दूसरा छापा था कंप्रिहेंसिव इनकम का, तीसरा छापा चेंजेस इन इक्विटी का, चौथा छापा कैश फ्लो का, पांचवा नोट्स का। अगली बार आपने तरतीबी उल्टी कर दी। पहला छाप दिया चेंजेस इन इक्विटी का, दूसरा छाप दिया कैश फ्लो का, तीसरा छाप दिया कंप्रिहेंसिव इनकम का, चौथा छाप दिया स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का, पांचवा नोट्स का। तरतीबी आगे पीछे कर देती है। ना करें, कंसिस्टेंट रखें। ऑल्दो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन ना करें, कंसिस्टेंट रखें, ठीक है। और फिर अंदर और प्रेजेंटेशन की टेक्निक्स हैं। मिसाल के तौर पे पिछले साल आपने इनकम स्टेटमेंट बनाई थी स्टेटमेंट फॉर्म में, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी, एडमन, सेलिंग, प्रॉफिट। अब आपने बना दिया टी फॉर्म में, डेबिट पे खर्चे, क्रेडिट पे, है ना। ये भी एक इनकंसिस्टेंट बिहेवियर है। कंसिस्टेंट प्रेजेंटेशन रखें, ठीक है। ये जो रीक्लासिफिकेशन है ये क्या है? ये इनकंसिस्टेंसी है कि पिछली दफ़ा आपने किसी और तरह दिखाया था, अब आप किसी और तरह दिखा रहे हैं।
लेकिन हालांकि आपने बदला, लेकिन बदल के भी फिर कंसिस्टेंट कर दिया। क्यों? पिछला भी बदल दिया ताकि उसको अगला पिछला दोनों सेम नजर आए। ऐसे ना हो कि पिछले में तो लीगल प्रोफेशनल इकट्ठा ही आता रहे और अगले में लीगल अलग और प्रोफेशनल, ये तो गलत बात हो जाएगी। तो आपने क्या किया, जब आपने आगे स्प्लिट किया तो पिछला भी स्प्लिट करके कंसिस्टेंट कर दिया कि जैसा आ जाए वैसा ही पीछे भी कर दिया। तो ये है कंसिस्टेंसी को फॉलो रखना। तो IAS 1 कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ओके, पढ़ लेते हैं। प्यारा कौन सा था? वो ऐसा होता है ना कि बाज़ औक़ात आप एक ख़ास बिहेवियर से बना रहे हैं फाइनेंशियल्स, लेकिन एक दिन आप किसी साल आप ये सोचते हैं कि यार इससे बेहतर कोई तरीका भी हो सकता है, तो कर लें, इजाज़त है। जिस तरह हमने यहाँ किया रिक्लासिफिकेशन में कि पिछली मरतबा हमने लीगल और प्रोफेशनल इकट्ठा दिखाया था, अगले से हमने सोचा नहीं यार बेहतर ये है कि इनको अलग अलग दिखाया जाए, हमने अलग कर दिया और प्रीवियस को भी चेंज करके कंसिस्टेंट कर दिया। तो कंसिस्टेंसी का जनरल प्रिंसिपल क्या है कि एक जैसे तरीके पे कायम रहो, लेकिन इजाज़त है जहाँ आप पहले से कुछ बेहतर करने जा रहे हैं वहाँ इजाज़त है। बाज़ औक़ात ये होता है कि ये तब्दीली आप अपनी वॉलंटरी चॉइस से नहीं करते हैं, कोई ज़बरदस्ती आपसे करवाता है। मसलन आपके लॉ में कोई तब्दीली हो गई और उसने कहा अब ऐसे नहीं ऐसे होगा, करना पड़ेगा, तो फिर करंट ईयर चेंज करेंगे और पिछला भी चेंज करेंगे ताकि कंसिस्टेंट हो जाए। बाज़ औक़ात स्टैंडर्ड नया आ जाता है और वो नया आगे को नई ट्रीटमेंट दे देता है, कहते नहीं और पिछली छाड़ दे और नवी पढ़ो, बदलनी पड़ेगी तो बदलूंगा और फिर पिछले को भी बदलूंगा ताकि कंसिस्टेंट हो जाए। तो कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि हम बदल ही नहीं सकते, कंसिस्टेंसी का मतलब है कि बदलने से गुरेज करें, अनलेस कि या तो मजबूरन करना पड़े या पहले से बेहतर प्रेजेंटेशन देने के लिए करना पड़े, फिर इजाज़त है। और उस सूरत में भी इस तरह इजाज़त नहीं है कि बस चेंज कर लो, फिर पिछला भी चेंज करो ताकि कंपैरिजन ठीक हो जाए, कंपैरेबल हो जाए। तो ये है कंसिस्टेंसी का कंसेप्ट। हाँ हाँ, ये कर सकते हैं। देखें ना, मिसाल के तौर पे बैड डेट्स हुए, बैड डेट्स रिकवर हो गए, नेट कर देते हैं, ये ऑफसेटिंग नहीं है, ठीक है। मसलन इस प्लाजे से रेंट आया, एक और प्लाजे से भी रेंट आया, तो इकट्ठा करके दिखा देंगे। बात समझे? उसके लिए तो मैं ज़रूरी नहीं कि मैं अलग अलग प्लाजों के रेंट दिखाऊं, इकट्ठा दिखा सकता हूँ मैं, यार सिमिलर चीज़ है। मैंने कहीं फिक्स डिपॉजिट कराए हुए हैं एक बैंक में, किसी दूसरे बैंक में भी कराए हुए हैं, इंटरेस्ट वहाँ से भी आया वहाँ से भी आया, इकट्ठा कर दिया, ठीक है। तो सिमिलर टाइप की चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, लेकिन अलग अलग चीज़ों को ऑफसेट नहीं किया जा सकता। जैसे सेल और कॉस्ट ऑफ सेल अलग अलग नहीं, अलग अलग हैं, ऑफसेट नहीं हो सकते। सेल के अंदर आपने धागा भी बेचा, आपने कपड़ा भी बेचा, आपने कुर्सियाँ भी बेची, आपने AC भी बेची, वो सब इकट्ठा हो गया, उसको नहीं हमने कहा कि इसको अलग अलग नहीं कर सकते, करें अलग, इकट्ठा करें, कोई मसला नहीं, ठीक है। और फिर उसके बाद इसका आ जाता है स्ट्रक्चर, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर चूँकि आप पहले से वाकिफ़ हैं, है ना, आप जानते हैं ना उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। आप स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कंप्रिहेंसिव इनकम वगैरह पांचों स्टेटमेंट बनाते हैं और फिर उसको तरतीब से उसके नोट्स बनाते चले जाते हैं, स्ट्रक्चर वैसा ही होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि इसमें पैरा 54 पे अगर आप देखें तो यहाँ ये बात बताई गई है कि ये जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है और ये जो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम होती है और ये जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो होती है और जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी होती है, इन स्टेटमेंट्स के अंदर मेन सफ़े के ऊपर कुछ चीज़ें लिखना लाजमी है। इनको कहते हैं मिनिमम आइटम टू बी प्रेजेंटेड ऑन द फेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी ये वो चीज़ें हैं जो मिनिमम ये चीज़ें फेस पे दिखानी लाजमी है, ये नोट्स में नहीं जाके दिखा सकते। मसलन कैसे, मैं आपको बताता हूँ।
फर्ज कीजिए कि आपके पास एक एसेट है जिसका नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी वगैरह, प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। उसके अलावा आपके पास गुडविल भी है। गुडविल क्या है? वो एक इनटेंजिबल एसेट की शक्ल है, ठीक है। ये भी, या चलें आसान कर देता हूं, सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये एक इनटेंजिबल एसेट की शक्ल है। सॉफ्टवेयर तो टेंजिबल नहीं होता, इनटेंजिबल होता है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट टेंजिबल एसेट्स होते हैं। ये भी नॉन करंट एसेट है, ये भी नॉन करंट एसेट है। आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाई, उसमें लिखा नॉन करंट एसेट। फर्ज करें ये 100 मिलियन के हैं, ये 20 मिलियन के, यहाँ लिखा 120। और नोट्स में जाके, वर्किंग नोट्स में जाके वहां आपने लिखा कि पीपी 100 का है, सॉफ्टवेयर जो है वो 20 का है, तफसील दे दी। आपने छुपाया कुछ नहीं है। स्टैंडर्ड कहता नहीं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो फेस पे दिखानी लाजमी है। वो कहता है पीपी को फेस पे दिखाओ, यहां लिखो पीपी 100, यहां लिखो इंटेंजिबल, अलग, यहां फेस पे अलग अलग दिखाओ। नोट्स में अलग अलग नहीं दिखा सकते। दिखाना, नोट्स में दिखाना देते हो वहां पे दिखाओ, बट फेस पे दिखाओ। इसको क्या बोलते हैं? मिनिमम आइटम्स। ये नेसेसरी आइटम्स हैं जो फेस पे होना जरूरी है। अगर ये फेस पे नहीं है तो वायलेशन है। हालांकि एसेट तो लिखे, आपने तफसील भी दे दी है नोट्स में, लेकिन फेस में नहीं दी, वायलेशन है, ठीक है। तो ये मिनिमम आइटम्स टू बी प्रेजेंटेड ऑन द फेस ऑफ दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट वी मस्ट नो कि भाई ये चीजें मेन। इसीलिए इन्वेंट्री फेस पे दिखाना लाजमी है, रिसीवेबल्स फेस पे, फाइनेंशियल एसेट्स इनको बोलते हैं, फेस पे दिखाना लाजमी है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट फेस पे दिखाना लाजमी है। इंटेंजिबल फेस पे दिखाना लाजमी है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेस पे दिखाना लाजमी है। लेकिन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर फर्दर तकसीम है, लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, इसको फेस पे दिखाना लाजमी नहीं है। ये नोट्स में जाके दिखा दें कि जी लैंड इतने की है, बिल्डिंग इतने की है, वो दिखा दें नोट्स में, कोई बात नहीं। फेस पे दिखाना लाजमी नहीं है, लाजमी नहीं है। दिखाना चाहें तो वो भी दिखा सकते हैं फेस पे, लाजमी नहीं है। लाजमी क्या है? पीपी फेस पे दिखाओ तो दिखाओ, ठीक है। इसको बोलते हैं मिनिमम। तो ये इस स्टैंडर्ड में कुछ चीज़ें बताई हुई हैं कि मिनिमम आइटम्स कौन सी हैं। ये पैरा 54, इसमें सारा हमारे लिए सिलेबस रेलेवेंट नहीं है, इसलिए मैंने तफसील से इस पर बयान नहीं किया, बस आपको ये बता दिया कि ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह पैरा 60 नहीं, फिर है पैरा 54 बताया ना मैंने, फिर जाके आ जाता है पैरा 79, 54, फिर 79, फिर 81, ये 2-3 ऐसे पैरे हैं जिसके अंदर बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस से मुतल्लक बताया हुआ है कि कौन सी बातें फेस पे देना लाजमी है। इसको जस्ट एक थोड़ा सा पढ़ के देखिएगा, आधा समझ में आएगा, आधा नहीं आएगा, क्योंकि सारा कुछ सिलेबस में नहीं है। तो जो समझ में आ जाए उस पर सब्र शुक्र करेंगे और आगे चल जाएंगे। लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा कि ये वो जगह है जहाँ पे ये पता चल जाता है कि मिनिमम आइटम फेस पे कौन कौन सी आती हैं, ठीक है। इसके बाद इस स्टैंडर्ड में एक आइटम रह गई है, मुझे याद पड़ता है, जो मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा। और मुझे सिर्फ 2 चीज़ें हैं बिल्कुल। इसके बाद 2 इसमें बातें और हैं जो मैंने आपको बतानी है। नंबर 1, डिफरेंस बिटवीन करंट एंड नॉन करंट, करंट वर्सेस नॉन करंट। और एक मैंने आपको बताना है प्रेजेंटेशन बाय फंक्शन और बाय नेचर। ये 2 चीज़ें मैंने आपको बतानी है। तो IS 1 ब्रॉडली ख़त्म हो जाएगा। ज़ाहिर हमने एक लफ्ज़ तो नहीं पढ़ा, तो मोटा मोटा हमने स्टैंडर्ड पूरा इस तरह से कवर कर लिया। तो और ये जो पैरे मैंने आपको बताया, इनको ज़रा जस्ट गिव इट अ रीड, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या कुछ हमने देखना है। ये 2 बातें करके IS 1 हम क्लोज करेंगे एंड देन वील स्टार्ट अटेम्प्टिंग दी क्वेश्चंस विद ट्रायल बैलेंस।
अकाउंटिंग किसी ने पहले अगर नहीं पढ़ी, जैसे इनका डेबिट क्रेडिट ठीक नहीं निकला, तो इसका मतलब है कि आपको उस पर कुछ काम करने की ज़रूरत है। वो कैसे करेंगे? ले रहे हैं कि भी लेने हैं, स्टार्ट किए हैं, उसको ज़रा थोड़ा पेस दें और उस पर ज़रा ज़्यादा एफर्ट लगाएं और उसको हाथ से हल भी करें, सिर्फ सुनना नहीं है लेक्चर।